वास्तव में ये चौंकाने वाली खबर है। चीन ने ताइवान के साथ आंशिक रूप से आर्थिक और परिवहन संबंधों की बहाली की घोषणा की है, जिसमें सीधी उड़ानें और कुछ उत्पादों का आयात शामिल है। असल में चीन ने ताइवान से मेल मिलाप और यहां तक कि सहयोग का आह्वान किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत ताइवान मामलों का कार्यालय ने यह बयान तब दिया जब ताइवान की विपक्षी पार्टी गुओमिंतांग के नेता चेन लीवुन ने बीजिंग का दौरा किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यही चीन के दृष्टिकोण का असली खतरा है। बीजिंग ताइवान को विपक्ष के जरिए निगलने की सोच रहा है, जो द्वीप पर सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इस एपिसोड में जानेंगे कि चीन ने क्या योजना बनाई और ताइपे से नजदीकी क्यों घोषित की। ये कैसी चालाक चाल है और इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है। सबसे अहम बात, इसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने की कार्रवाई का मामला भी जुड़ा है। ये काफी दिलचस्प होगा। मेरा नाम अलेक्से पेचे है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटी कहानी से करता हूं। ताइवान ने 1949 में चीन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन चीन उसे अपनी अभिन्न भूमि मानता है। चीन और ताइवान के बीच संबंध 2016 में यानी 10 साल पहले और भी तनावपूर्ण हो गए थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सत्ता में आने पर, जो स्वतंत्रता की समर्थक है, बीजिंग ने बलपूर्वक पुनः एकीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया। और आगे एक दिलचस्प घटना हुई। इस साल जनवरी में चीनी सेना ने एक अभ्यास किया जिसमें उन्होंने काल्पनिक दुश्मन के नेतृत्व को खत्म करने का ऑपरेशन किया, जिसने अमेरिका की निकोलस मदुरो को पकड़ने की कार्रवाई की बहुत याद दिला दी। और मैंने ये यूं ही नहीं याद किया, क्योंकि वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने वेनेजुएला में विपक्षी अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया था, और उन अधिकारियों से जो प्रशासन में थे पर मदुरो के खिलाफ थे। अब इस साल जनवरी में चीन के इन अभ्यासों को याद रखिए, हम फिर इस पर आएंगे। हाल ही में चीन ने ताइवान के साथ आंशिक रूप से आर्थिक और परिवहन संबंधों को बहाल करने का इरादा जताया है, जिसमें सीधी उड़ानें और कुछ उत्पादों का आयात शामिल है। ऐसा बयान ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिंतांग के नेता चेन लेवुन की बीजिंग यात्रा के बाद आया, जिन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और अब बीजिंग ने ताइवान और शियान तथा उरुमची शहरों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का इरादा जताया है। ताइवान के जलीय कृषि उत्पादों के आयात को अब आसान बनाया गया है, जो पहले पूरी तरह प्रतिबंधित थे। साथ ही चीन के तट के पास थे ताइवान के जिनमेन और मात्सु द्वीपों तक एक पुल बनाने की भी योजना है। वे कहते हैं कि हम पुल बनाएंगे ताकि ताइवान वासी मुख्य भूमि चीन जा सकें, वहां से हवाई जहाज ले सकें। यह प्रस्ताव बहुत फायदेमंद है। ताइवान की चीन मामलों की परिषद ने इन कदमों की आलोचना की है। ऐसी व्यवस्थाएं राजनीतिक संपर्क हैं जो पार्टियों के बीच होते हैं और द्वीप सरकार को दरकिनार करते हैं। यह जोर दिया गया कि दोनों सरकारों के बीच सभी मुद्दों पर समानता और गरिमा के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिंतांग के नेता चेन लीवुन की यह यात्रा और भी ज्यादा चिंता पैदा करती है। चेन लीवुन ने अपनी यात्रा का उद्देश्य द्वीप और मुख्य भूमि के बीच सुलह और तनाव को कम करना बताया। साथ ही उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि चीन के साथ संवाद एक तरह का निवारक उपाय हो सकता है और युद्ध अनिवार्य नहीं है। और साथ ही लंबे समय से चल रही रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में संघर्ष, साथ ही दुनिया में सामान्य अस्थिरता के बीच ताइवान इसे देखता है। ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि ताइवानी समाज, जो चीन को लेकर बेहद सतर्क है, को संवाद और ताइवान जलडमरू मध्य के आर पार संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकता के बारे में समझाना आसान हो गया है, शांति और युद्ध के बीच चुनाव पर जोर देते हुए। लेकिन खुद चेन लीवुन के लिए बीजिंग की यह यात्रा तय उद्देश्यों के लिए थी। सबसे पहले पार्टी के भीतर अपनी राजनीतिक पूंजी को मजबूत करना, जिसका लक्ष्य 2028 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव है, जैसे वही अकेली है जो शी जिनपिंग से समझौता कर सकती है। दूसरा, पार्टी की स्थिति मजबूत करना, यह दिखाकर कि उसने बीजिंग से संबंध सफलतापूर्वक संभाले हैं।
लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है। पिछले एक दशक में गुओमिंदांग की नीति, जिसे चीन समर्थक रुख के लिए दोषी ठहराया जाता है, ताइवानी पहचान को मान्यता देने की समाज की मांगों के विपरीत रही है और इसने पार्टी को 2016, 2020 और 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में हार दिलाई। अब जैसे 2028 के लिए तैयारी हो रही है। तीसरा, ताइवानी समाज को इस बात के लिए राजी करना कि बीजिंग के साथ शांतिपूर्ण संवाद करना जरूरी है, जबकि बीजिंग अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है और स्वशासित द्वीप के चारों ओर खतरे का स्तर बढ़ा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि शी जिनपिंग और चेन ली वुन की मुलाकात के दिन भी ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 चीनी सैन्य विमानों, 8 नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज को दर्ज किया, जो ताइवान जलडमरू मध्य के क्षेत्र में सक्रिय थे और खुद ताइवान के करीब आ गए थे। शी जिनपिंग के लिए भी ये एक अहम घटना है। यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पर अतिरिक्त प्रभाव डालता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के संभावित शिखर सम्मेलन से पहले। बीजिंग लगातार ये जोर देता है कि ताइवान का मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में केंद्रीय है। और यहां मैं एक दिलचस्प घटना की याद दिलाना चाहूंगा। फरवरी में शी जिनपिंग ने टेलीफोन पर ट्रंप को ताइपे को सैन्य समर्थन देने को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। इसके बाद जब दिसंबर में अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 11 अरब डॉलर से अधिक की राशि का अब तक का सबसे बड़ा हथियार बिक्री पैकेज घोषित किया, जिसमें मिसाइलें, तोपखाना प्रणालियां और ड्रोन शामिल थे, इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ताइवान को हथियार बेचने के मुद्दे पर शी जिनपिंग से सलाह मशविरा किया था। उस समय यह बात कई लोगों को चिंतित कर गई थी। आखिरकार अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेच दिए और इसी मौके पर ताइवान की विपक्षी नेता चेन ली वुन ने कहा, उद्धरण है, कूटनीति अमेरिकी हथियार खरीदने की तुलना में मुख्य रोकथाम का साधन है। और यहां यह महत्वपूर्ण है कि चेन ली वुन का यह बयान ताइवान के सैन्य बजट को 40% बढ़ाने पर चल रही बहस के बीच आया है। अब गुओमिंदांग पार्टी दिखाना चाहती है कि इतनी बड़ी रकम काल्पनिक टैंकों पर खर्च करना जरूरी नहीं और क्या किया जा सकता है। शी जिनपिंग से समझौता किया जा सकता है। 40 अरब डॉलर हथियारों पर क्यों खर्च हो? आइए बस शी जिनपिंग के साथ बातचीत की मेज पर बैठते हैं, समझौता करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां एक और खतरा है। बीजिंग ताइवान के समाज और राजनीति को बांटना चाहता है। असल में बीजिंग अभी समानांतर राजनीतिक चैनल बना रहा है, जो बहुत खतरनाक है। यह मुख्य भूमि चीन के साथ ताइपे की एकजुट स्थिति बनाना मुश्किल करता है और चीनी दबाव बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर करता है। क्योंकि मैं समझाता हूं, अब यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या चीन वास्तव में ताइवान के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण है। अगर वो इस द्वीप के नेताओं से संवाद कर रहा है और यहां तक कि नजदीक आने के लिए भी तैयार है। दूसरी ओर, क्या ताइवान वास्तव में चीन के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण है अगर उसके कुछ नेता बीजिंग जाते हैं और वहां कुछ बातचीत करते हैं? मतलब समझिए, अगर आप स्थिति को बाहर से देखें तो ऐसा लगता है, खासकर अगर आप इस विषय में गहराई से नहीं जाते, ऐसा लगता है कि सुनिए, वो वहां बातचीत कर रहे हैं, वे हवाई यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं और आपस में व्यापार भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं? शायद उतना नहीं। तो क्या वाकई इतना ज्यादा ताइवान का पक्ष लेना चाहिए? यानी यही है तथाकथित समानांतर राजनीतिक संवाद चैनलों का खतरा। और बिना सॉफ्ट पावर कैसे चलेगा? गुओमिंदांग नेता की यात्रा के तुरंत बाद चीनी सरकार ने 10 प्रोत्साहनों के एक पैकेज की घोषणा की, जिसमें पहले लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने और ताइवान के साथ संवाद को सक्रिय करने का प्रावधान है। इनमें युवाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सीधी उड़ानों को बहाल करना, ताइवानी कृषि और मछली उत्पादों के आयात को आसान बनाना, पर्यटन पर लगे प्रतिबंधों को कम करना और ताइवानी उचित रुख वाले सांस्कृतिक और मीडिया कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति देना शामिल है। लेकिन ताइपे की सरकार ने इन बातों पर सहमति नहीं दी, जबकि चीन कहता है हमने दे दी है। समझिए, इसमें एक और जाल बनता है। ताइवान की आधिकारिक सरकार चीन से कहती है हमें यह सब नहीं चाहिए। वो जवाब देता है मैंने पहले ही गुओमिंदांग से समझौता कर लिया है, भले आपसे नहीं किया। गुओमिंदांग भी आपकी ही पार्टी है। जैसा कि आप समझते हैं, यह भी विभाजन का तरीका है। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलेक्से पेट्रोविच को सपोर्ट करने के विकल्प दिए गए हैं। आप अपनी सुविधा से तरीका चुनें। मैं आपके किसी भी समर्थन के लिए आभारी हूं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। अलविदा।